हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज की जो क्लास रहेगी हम लोग यहाँ पे 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक, 1 मार्च से लेके 5 मार्च तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने फरवरी कंप्लीट कर दिया हुआ था। वो वीडियोस जो है ऑलरेडी पेड क्लासेस में आप लोगों को मिल गए होंगे, वहाँ से आप लोगों ने देख लिया होगा। और आज से हम लोग मार्च स्टार्ट करेंगे। मार्च में थोड़ा सा डिले हो गया, थोड़ा सा क्लासेस थोड़ा सा आपको मार्च में जो मिलने वाली थी थोड़ा सा डिले हो गई। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि बैंकिंग मास्टर 3 बैच में जो फाउंडेशन की क्लासेस मैं करा रहा हूँ, उसके लिए कुछ कंटेंट वगैरह मैं थोड़ा सा रेडी कर रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा ये डिले हो गई थी। तो कोई बात नहीं, आज से क्लासेस आपको मिलना स्टार्ट होंगी और 1 या 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा मार्च मैं कंप्लीट आपको करा दूंगा। जो कुछ भी छूटा हुआ है उसकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। पैरेलली बैंकिंग मास्टर 3 के लिए फाउंडेशन का भी काफ़ी अच्छा कंटेंट मैंने इकट्ठा कर लिया है, बैक टू बैक उसकी भी क्लासेस मिलने वाली हैं। जनवरी का आरबीआई सर्कुलर भी कंप्लीट करने जा रहा हूँ, फरवरी का भी आरबीआई सर्कुलर कंप्लीट करने जा रहा हूँ। सब कुछ ही आपको पेड क्लासेस में वहाँ पे मिलेगा। उसके बाद में फिर हम लोग मार्च स्टार्ट करेंगे। तो ये पिछले 5-6 दिन तक, 7-8 दिन तक जो भी काम हुआ है पूरा का पूरा कंटेंट पे हुआ है। ये सारी चीज़ें लगभग कंटेंट इसका रेडी है। रिकॉर्डेड क्लास जैसे ही मैं क्लास रिकॉर्ड कर पाता हूँ, तुरंत का तुरंत आपको ये सारी चीज़ें मैं अवेलेबल करा देता हूँ, ठीक है ना। फिलहाल आज से हम लोग मार्च स्टार्ट करेंगे। 1 से लेकर 5 मार्च तक की आज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। कुछ लोगों के डाउट्स मेरे पास में कमेंट्स के जरिए भी मुझे मिल रहे हैं, और कुछ लोगों के डाउट्स व्हाट्सएप वगैरह पे भी आ रहे हैं कि अभी जो IDBI PGDF वाला एग्ज़ाम लगा हुआ है उसमें बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर मैं जनरल बैंकिंग पढ़ के जा रहा हूँ, तो क्या मुझे करंट बैंकिंग पढ़नी होगी IDBI PGDF के लिए? बिल्कुल पढ़नी होगी। देखिए, IDBI PGDF में या फिर कोई भी बैंकिंग एग्जाम होता है ना, वहाँ पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछी जाती है। और ऐसा नहीं है कि सब स्टैटिक ही पूछ लिया जा रहा है, सब कुछ जनरल बैंकिंग ही पूछी जा रही है, नहीं, करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी पूछी जाती है। करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वो होती है जो डे टू डे बैंकिंग से रिलेटेड जो न्यूज़ होती है, पर डे की जो बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ होती है, जो फिनेंशियल अवेयरनेस होती है, जो फिनेंस से रिलेटेड न्यूज़ होती है, जो आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ होती है, उसको हम लोग करंट बैंकिंग बोलते हैं, ठीक है ना, करंट बैंकिंग अवेयरनेस बोलते हैं। तो वहाँ से भी क्वेश्चंस आपको इस IDBI PGDF में मिलने वाला है। तो ये डाउट बिल्कुल ना रखो कि आप वही सीधे बैंकिंग मतलब नॉर्मल बेसिक बैंकिंग वगैरह पढ़ के आप जा रहे हैं तो यहाँ से चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। यहाँ से चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। पैरेलली PGDF वगैरह में करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है, तो वो भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहीं पे आप लोग कोई चीज़ें मतलब ये छोड़ नहीं सकते। और ये जो भी क्लासेस में करा रहा हूँ आप लोगों का, जैसे आज की जो क्लास है ना, ये PGDF वगैरह में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। वो सभी एग्जाम जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछे जाते हैं उन सब के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की जो क्वेरी था उसका रिप्लाई था। कई बार सबकी क्वेरीज का रिप्लाई कर पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है व्हाट्सएप के ज़रिए भी, और कम्युनिटी पोस्ट में भी, या फिर जो वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स आए रहते हैं, तो 1 to 1 यहाँ से मतलब डायरेक्टली एक नॉर्मल मैसेज कन्वे हो जाता है आप लोगों के साथ में, ठीक है ना। तो बस बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। In order to support rural women self-help groups, which organization has recently signed an MOU with the Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission (NRLM)? ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों का समर्थन करने के लिए किस संगठन ने हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नाबार्ड। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नाबार्ड जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड और NRLM, ठीक है। नाबार्ड और दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, इन दोनों ने एक MOU साइन किया हुआ है। MOU क्यों साइन किया गया है ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। MOU क्यों साइन किया गया है ये क्वेश्चन में बता दिया गया है कि टू सपोर्ट रूरल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। ग्रामीण जो भी महिला स्वयं सहायता समूह हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये MOU बेसिकली साइन किया गया है। और ये MOU जो साइन किया गया है ये 3 साल के लिए, ठीक है ना, 3 ईयर्स के लिए, 3 साल के लिए ये MOU साइन किया गया है। इसके तहत में ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके रूरल वुमेन हेल्प सेल्फ ग्रुप्स को फिनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम किया जाएगा। उनको मार्केटिंग से रिलेटेड क्या क्या सपोर्ट हो सकता है वो सारी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी, ठीक है। और भी दूसरी बहुत सारी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराई जाएंगी। फिजिकल ऑनलाइन मार्केटिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक। तो नाबार्ड याद रख लेना आप लोग, NRLM याद रख लेना। क्यों साइन किया गया MOU ये आपको पता होगा।
नाबार्ड की बात हुई है तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है, और साजी केवी जो है वो इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA हैज़ रिसेंटली नोटिफाइड amendments to retirement advisor regulation for good governance and ease of compliance. This is effective from which date? पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA ने हाल ही में सुशासन और अनुपालन में आसानी के लिए सेवानिवृत्ति सलाहकार, जिसको कि हम लोग RA बोलते हैं, नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया हुआ है। यह नियम किस तारीख से प्रभावित होगा, ये इसमें पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका आंसर जानते हैं फिर हम लोग चीज़ों को समझेंगे और थोड़ा सा। 20 फरवरी 2024 से। ठीक है, 20 फरवरी 2024 से ही मतलब ये हो चुका है। और थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और जानते हैं कि बेसिकली है क्या ये। यहाँ पर एक टर्म यूज़ हो रहा है, रिटायरमेंट एडवाइज़र। ठीक है, ये जो भी अमेंडमेंट किया गया है ना, मतलब ये 20 फरवरी 2024 से प्रभावी हो गया है, बैक डेट से ही प्रभावी हो गया, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग रिटायरमेंट एडवाइज़र पर। ठीक है, तो ये रिटायरमेंट एडवाइज़र क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ के मज़ा आने वाला है आप लोगों को। ध्यान से मतलब सुनना, अगले 5 से 7 मिनट आप लोग ध्यान से सुनो, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। और इसका आंसर आप लोगों को जान ही लिए हैं कि 20 फरवरी 2024 से ये इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, रिटायरमेंट एडवाइज़र की अगर हम लोग बात करें तो PFRDA के अनुसार कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, ध्यान से सुनना, PFRDA के अनुसार कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या फिर नॉन इंडिविजुअल पर्सन जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम NPS, जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम NPS या फिर कोई और पेंशन स्कीम के तहत में कवर की गई, कोई और पेंशन स्कीम के तहत में कवर की गई योजना के बारे में किसी भी संभावित ग्राहकों को या फिर अन्य व्यक्तियों के समूहों को सलाह देता है, उसे रिटायरमेंट एडवाइज़र कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई पढ़ी लिखी वाली, ये बात हो गई परिभाषा जिसको कहते हैं, ये बात वो हो गई जो गूगल पे, इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, आसान भाषा में समझ लेते हैं, आम बोलचाल की भाषा में समझ लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, जो चीज़ें याद करनी रहेंगी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहेगा, वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है। ठीक है ना, देखो क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल हो या फिर नॉन इंडिविजुअल हो या फिर कोई रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो या फिर कोई कॉरपोरेट बॉडी हो या फिर कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो जो कि एनपीएस, ठीक है ना, एनपीएस के बारे में या फिर PFRDA से रेगुलेटेड पेंशन योजनाओं के बारे में सलाह देता है, उसे हम लोग रिटायरमेंट एडवाइज़र कहते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम से संबंधित या फिर PFRDA द्वारा रेगुलेटेड पेंशन योजनाओं के बारे में जो भी व्यक्ति सलाह देता है, चाहे फिर वो इंडिविजुअल हो, चाहे फिर वो नॉन इंडिविजुअल हो, चाहे फिर वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे फिर वो कॉरपोरेट बॉडी हो, चाहे फिर वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो, उसको सबको हम लोग जो है रिटायरमेंट एडवाइज़र के रूप में हम लोग जानते हैं। आगे की पूरी क्लास में, आगे के पूरे इस क्वेश्चन में जहाँ पर मैं RA बोलूँगा, वहाँ का मतलब आप लोग समझिएगा रिटायरमेंट एडवाइज़र। अब क्या किया गया है कि इसमें अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है ना, मॉडिफाई किया गया है, कुछ अमेंडमेंट इसमें किया गया है, जो भी रिटायरमेंट एडवाइज़र से रेगुलेशंस हैं उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है ना, तो जो अमेंडमेंट किया गया है, इस अमेंडमेंट के बाद में इसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रिटायरमेंट एडवाइज़र अमेंडमेंट रेगुलेशन 2023 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, हालांकि ये जरूरी नहीं है। PFRDA एक्ट 2013, अब ध्यान से सुनना थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा टफ करेंगे तो यहाँ से बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, PFRDA एक्ट 2013, PFRDA एक्ट 2013 के सेक्शन 52 के सब सेक्शन 1, इसके साथ साथ सेक्शन 14 के सब सेक्शन 2, सेक्शन 14 के सब सेक्शन 2 के क्लॉज D और सेक्शन 52 के सब सेक्शन 2 के क्लॉज W के तहत में ये अमेंडमेंट जो भी है, अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना, ये अमेंडमेंट भी आप लोग ध्यान रखना कि किस किस सेक्शन के तहत में किया गया है। अब अमेंडमेंट क्या किया गया है ये भी जान लेते हैं भाई, यही तो मेन है कि अमेंडमेंट क्या किया गया है। क्वेश्चन तो यहीं से अभी बनेगा, अभी तक तो थोड़ा सा भूमिका बना रहे थे, थोड़ा सा माहौल बना रहे थे कि चीज़ें समझ में आए, चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में घुसें कि ये राम कहानी चल क्या रही है। अब जो क्वेश्चन बनेगा वो अमेंडमेंट जो है वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। पहला अमेंडमेंट क्या है ये जानो,
पहला अमेंडमेंट ये है कि जो भी दूसरे फिनेंशियल रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे कि IRDAI हो गया या फिर सेबी हो गया या फिर RBI हो गया, इनके द्वारा रेगुलेटेड नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स को भी रिटायरमेंट एडवाइज़र के रूप में काम करने के लिए एलिजिबल कर दिया गया है। ये भी अब रिटायरमेंट एडवाइज़र के रूप में काम कर पाएंगे। फिर से सुन लो आप लोग, जो भी PFRDA के अलावा जो दूसरी मतलब और रेगुलेटर्स हैं, ठीक है ना, PFRDA के अलावा जो दूसरे और रेगुलेटर हैं, जो दूसरे और फिनेंशियल रेगुलेटर हैं, जैसे कि अपना IRDAI हो गया, ठीक है ना, सेबी हो गया, ठीक है ना, RBI हो गया, इनके द्वारा मतलब दूसरे रेगुलेटर्स के द्वारा, जैसे कि IRDAI, सेबी और RBI के द्वारा रेगुलेटेड नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स, ध्यान रखना, रेगुलेटेड नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स को भी रिटायरमेंट एडवाइज़र के रूप में काम करने के लिए परमिशन दे दी गई है, उनको एलिजिबल कर दिया गया है। पहला अमेंडमेंट। दूसरे अमेंडमेंट की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा अमेंडमेंट क्या कह रहा है? दूसरा अमेंडमेंट ये कह रहा है कि पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी हो जाने के बाद रिटायरमेंट एडवाइज़र को अब कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ये अमेंडमेंट होने से पहले जो भी रिटायरमेंट एडवाइजर्स थे उनको सिक्योरिटीज़ देनी पड़ती थी, उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता था। क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती थी? नॉन इंडिविजुअल को, जो नॉन इंडिविजुअल रिटायरमेंट एडवाइज़र होते थे, जो नॉन इंडिविजुअल रिटायरमेंट एडवाइज़र होते थे, उनको 50,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता था, और जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी डिपॉजिट रिटायरमेंट एडवाइज़र होते थे उनको 5,000 रुपये का। ठीक है ना, तो जो नॉन इंडिविजुअल होते थे उनको 50,000 का, जो इंडिविजुअल होते थे उनको 5,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता था। लेकिन अब इस अमेंडमेंट के हो जाने के बाद में कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं किया जाएगा, चाहे फिर वो नॉन इंडिविजुअल हो या फिर इंडिविजुअल हो, ये मतलब हटा दिया गया है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, सिक्योरिटी डिपॉजिट को ही हटा दिया गया है, अब कोई सिक्योरिटी नहीं देना पड़ेगा। ये हो गया दूसरा अमेंडमेंट। अब बात करते हैं तीसरे अमेंडमेंट की। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए जो भी आवेदन आएंगे उनका निपटारा PFRDA के द्वारा 30 डेज के भीतर कर दिया जाएगा। विद इन 30 डेज के भीतर कर दिया जाना है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये सब बनेंगे, ये 30 डेज बनेगा, ये 5,000 वाली लिमिट बनेगी, 50,000 वाली लिमिट बनेगी, दूसरे रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं ये भी बनेगा। तो ध्यान से सुनना इसको, इसे मुरारी बापू की कथा की तरीके से नहीं सुन के चले जाना है ना, कि वीडियो देख लिया, कथा अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, वीडियो खत्म हो जाएगा, अभी मतलब प्रसाद उसाद मिलेगा, चरणामृत पंजीरी मिलेगी, फिर अच्छा लगेगा। हैं, इलेक्शन आ रहा है, पूरा माहौल बना हुआ है, राम मंदिर बन गया है, फील गुड वाले फीलिंग आ रही है, ऐसे मत सुनो इसको। जो भी चीज़ें बताई जा रही ध्यान से सुनो इसको, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को बनेंगे, ठीक है ना। और ये मोटा मोटा कुछ चीज़ें थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से संबंधित जो आपको बता दिया गया। इसका ऑफिशियल गैजेट देखेंगे, भारत सरकार के द्वारा जो राजपत्र इसका जारी किया गया है इस नोटिफिकेशन का, वो लगभग 22-23 पन्नों का है। मैं इसको पढ़ रहा था तो लगभग 22-23 पन्नों का, उतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी था वो चीज़ें उठा के लाके मैं आपको यहाँ पे दे दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आएंगी वीडियो के एक बार पीछे करके देख लेना, सबको समझ में आ जाएगा। इससे ज़्यादा और कुछ क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द फिनेंशियल लिटरेसी वीक 2024 लॉन्च्ड बाय द RBI? ठीक है, RBI द्वारा शुरू किए गए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 का विषय क्या था, थीम क्या था, ये इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। RBI कहीं पे आ गया तो समझ लो कि बैंक एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, कुछ भी हो जाए उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं किसी भी कीमत में। और फिलहाल ये तो फिनेंशियल लिटरेसी वीक की बात हो रही है, तो ये तो इंपॉर्टेंट बनता ही बनता है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पूरे चांसेस यहाँ पे बनते हैं कि यहाँ से एक नए क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले। पहले इसका थीम जानते हैं हम लोग, फिर क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे। जिस क्वेश्चन में जितने एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी उतना एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। थीम जानो इसका क्या है। इसका थीम है मेक ए राइट स्टार्ट बिकम फिनेंशियली स्मार्ट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। इसकी थीम क्या हो जाएगी, यहाँ पर थीम पूछा गया है ना, विषय थीम पूछा गया है, तो थीम इसका हो जाएगा मेक ए राइट स्टार्ट बिकम फिनेंशियली स्मार्ट। ठीक है, मेक ए राइट स्टार्ट बिकम फिनेंशियली स्मार्ट, ये 3-4 बार बोल लो, समझ लो, ये याद कर लो। मेक ए राइट स्टार्ट बिकम फिनेंशियली स्मार्ट, ठीक, ये चीज़ें आप लोग को याद हो जानी चाहिए, ये इसकी थीम हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। RBI ने अभी हाल ही में, अब ध्यान से सुनना, अब अगले 2-3 मिनट फिर से सुनो, जैसे भक्ति करते हो ना भगवान की, उसमें लीन हो जाते हो, वैसे लीन हो जाओ, सुनो।
यहीं पे चीज़ें जो मैं जितना बता दे रहा हूँ इसी को याद कर लो, पीडीएफ पढ़ के रिवीजन करने की जरूरत ही ना है, वहाँ तक बात ही ना है। हालांकि पीडीएफ पढ़ने के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ, पीडीएफ पढ़ेंगे तो चीज़ें और बढ़िया याद रहेंगी आपको, वहाँ पे और भी मैं कंटेंट थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ, ठीक है। जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वीडियो में भी बताता हूँ, लेकिन मैं वीडियो में इतना ज़्यादा बता देने की कोशिश करता हूँ और इतना ज़्यादा कनेक्ट कर लेना चाहता हूँ आप लोगों को, जिससे कि चीज़ें यहीं पे याद हो जाएँ। यहाँ पे कनेक्ट रहेंगे, चीज़ें यहीं पे याद रहेंगी, वहाँ पे आप लोग फटाफट करेंगे, पढ़ेंगे, पीडीएफ लगेगा कि आप रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। सुनो आप लोगों, फिर से सुनो ध्यान से, ठीक है। आरबीआई ने क्या किया है कि हाल ही में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में जो इनरोलमेंट कर चुके हैं उन स्टूडेंट्स के लिए फिनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे हैकेथॉन होता है वैसे ये आइडियाथॉन है। आरबीआई ने भी हाल ही में पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी कोर्सेज में जो बच्चे इनरोल कर लिए हैं, जिनका एडमिशन पीजी कोर्सेज में हो गया है, उनके लिए फिनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन लॉन्च किया हुआ है। और ये जो फिनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन लॉन्च किया गया है ये आरबीआई का फिनेंशियल लिटरेसी वीक 2024 का ही एक पार्ट है, ठीक है। आरबीआई का जो फिनेंशियल लिटरेसी वीक 2024 के लिए लॉन्च किया गया उसी का ही एक पार्ट है ये हैकाथॉन। क्वेश्चन ये भी दिमाग में आना चाहिए कि जो फिनेंशियल लिटरेसी वीक 2024 का है ये कब से कब तक सेलिब्रेट किया गया, ये डेट भी याद करो, ठीक है ना। ये डेट भी आप लोग याद करो। तो 26 फरवरी 2024 से लेके 1 मार्च 2024 तक ये फिनेंशियल लिटरेसी वीक सेलिब्रेट किया गया। 26 फरवरी 2024 से 1 मार्च 2024 के बीच में ये फिनेंशियल लिटरेसी वीक जो है सेलिब्रेट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया आरबीआई के द्वारा। फिर से याद रखो, डेट सुन लो, 26 फरवरी 2024 से लेके 1 मार्च 2024 के बीच में, ठीक है ना। इसकी थीम आप लोगों को बता दी गई है, ये थीम इसमें पूछा गया था, थीम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और ये जो थीम है मेक ए राइट स्टार्ट बिकम फिनेंशियली स्मार्ट, ये थीम मेनली जो यंग एडल्ट्स हैं, जो कि यूथ है और कॉलेज स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट करके ये थीम बनाई गई है। फिनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए 2016 फिनेंशियल लिटरेसी को, वित्तीय साक्षरता को प्रमोट करने के लिए 2016 से हर साल आरबीआई द्वारा फिनेंशियल लिटरेसी वीक जो है वो मनाया जाता है, ठीक। और यहाँ पर अभी हम लोग बात कर रहे थे आइडियाथॉन की, फिनेंशियल लिटरेसी वीक तो बता दिया गया आप लोगों को, अभी बात कर रहे थे आइडियाथॉन की। तो ये जो आइडियाथॉन है ये लॉन्च किया गया है, इसके लिए आरबीआई ने एक टाइटल डिसाइड किया है, इसके लिए आरबीआई ने एक टाइटल डिसाइड किया गया है। टाइटल का नाम सुनो, पीडीएफ में भी मैं दूंगा, लेकिन टाइटल का नाम सुनो आप लोग, मनी मैटर्स फॉर यंग एडल्ट्स, मनी मैटर्स फॉर यंग एडल्ट्स रीथिंकिंग आउटरीच स्ट्रेटजीज। फिर से सुन लो आप लोग ये टाइटल, मनी मैटर्स फॉर यंग एडल्ट्स रीथिंकिंग आउटरीच स्ट्रेटजीज, ये टाइटल है। इस टाइटल को इसी आइडियाथॉन के तहत में लॉन्च किया गया है और इसी टाइटल पर पार्टिसिपेंट्स को 2000 शब्दों में 2000 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिख के देना है। ये एक समझ लो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई और इसका सोल्यूशन देना है, इस तरीके से थोड़ा सा और आसान कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो सोल्यूशन देना है ये 26 फरवरी से लेके 20 मार्च 2024 तक, ठीक है ना। फिनेंशियल लिटरेसी वीक का ड्यूरेशन ये था, लेकिन जो ये टाइटल था उस पर जो सोल्यूशन देना है, मतलब जो टाइमलाइन है उसकी 2000 वर्ड का जो आर्टिकल लिख के देना है वो 26 फरवरी 2024 से 20 मार्च 2024 तक के बीच में दे देना है। और इस आइडियाथॉन को जो भी जीतेगा, जो भी इसका विजेता होगा, जो भी इसका विनर होगा, जिसको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा उसको 1 लाख रुपए मिलेगा, उसको 1 लाख रुपए का प्राइज़ मिलेगा फर्स्ट प्राइज़ वाले को। सेकंड वाले को जो पैसा मिलेगा, जो इनाम मिलेगा, जो धनराशि मिलेगी 75,000 रुपये की मिलेगी प्राइज़ मनी। थर्ड प्राइज़ मनी जो होगी वो 50,000 रुपीज़ की होगी, ठीक है ना। ये तीनों को तीनों प्राइज़ मनी होंगे, ठीक। आरबीआई के चारों डिप्टी गवर्नर के नाम मुझे नहीं याद आ रहे हैं, अभी मैं ये पढ़ा रहा था तो पढ़ाते पढ़ाते मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, चाहे पेड क्लासेस में देख रहे हो, चाहे यूट्यूब में फ्री में देख रहे हो, कमेंट करके यार मुझे एक बार ये याद दिला दो भाई, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोगों को इस थीम याद रखनी है। 2016 से फिनेंशियल लिटरेसी वीक किया गया था, कब से कब तक चला, 26 फरवरी 2024 से 1 मार्च 2024 तक के लिए, 20 मार्च 2024 तक सबमिट कर देना, ये याद कर लेना। प्राइज़ मनी फर्स्ट प्राइज़ 1 लाख, सेकंड प्राइज़ 75,000, थर्ड प्राइज़ 50,000, ये चीज़ आप लोग याद रख लेना। बाकी जो पूछा है आप लोग बहुत ज़्यादा ओबीडियंट हैं, बता देंगे ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। The National Statistical Office under the Ministry of Statistics and Program Implementation
released the second advance estimates of the national income for financial year 24. According to this, what will be India's GDP for financial year 24? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने 2024 के लिए राष्ट्रीय आय का दूसरा अग्रिम भुगतान जारी किया हुआ है। इसके अनुसार 2024 के लिए भारत की जीडीपी क्या होगी, ये इसमें पूछा गया है। वन लाइनर करेंगे 7.6%, ऑप्शन नंबर ए। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। एनएसओ के द्वारा ये जीडीपी आई है, पूछी गई है, और ये जीडीपी जो है 2024 के लिए है, तो ये जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो 7.6 याद कर लो, एनएसओ याद कर लो, 2024 याद कर लो, ये 3 चीज़ याद कर लो। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। Who has recently been reappointed as MD and CEO of the Jana Small Finance Bank for 3 years? हाल ही में किसी 3 साल के लिए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, अजय कंवल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, अजय कंवल, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अजय कंवल जी को जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में अगले 3 सालों के लिए अपॉइंट किया गया है। Which small finance bank has partnered with द्वारा मनी पार्टनर टू इन्हेंस डिजिटल बैंकिंग विद स्पार्क मनी? स्पार्क मनी के साथ डिजिटल बैंकिंग को बढ़ाने के लिए किस लघु वित्त बैंक ने द्वारा मनी पार्टनर के साथ साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, और इसका जो आंसर हो जाएगा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने द्वारा मनी पार्टनर के साथ में भी हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि डिजिटल बैंकिंग को और ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके। ऑप्शन में जो भी बैंकें दी गई हैं, जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंकें दी गई हैं, इनका सबका हेडक्वार्टर, एमडी एंड सीईओ, ये सब आपको पता होगा, ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ मैं। How much penalty has recently been imposed by the Union Finance Ministry on the Paytm Payments Bank for violation of the Prevention and Money Laundering Act (PMLA)? केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम के उल्लंघन के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है, ये इसमें पूछा गया है। 5.49 करोड़ रुपीज़, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 5.49 करोड़ रुपीज़ का जुर्माना यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि इसने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का वायोलेशन किया हुआ था, उल्लंघन किया हुआ था। ठीक है, बस इतना इसमें इतना ही पढ़ना, और ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। How much amount of target is being set by the National Bank for Financing Infrastructure and Development (NAFID) to sanction by the March 2026 to support the development of long-term non-recourse infrastructure financing? लंबी अवधि के गैर आश्रय बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के विकास का समर्थन करने के लिए नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NAFID) द्वारा मार्च 2026 तक कितनी राशि स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाता है। इंग्लिश ना समझ में आए तो हिंदी में पढ़ लिया करो, हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश में पढ़ लिया करो, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप लोग आंसर नहीं कर पाओगे। 3 ट्रिलियन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 3 ट्रिलियन याद कर लेना, मार्च 2026 वाली ये डेडलाइन है, आप लोग याद रख लेना, ठीक है ना। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। NAFID ने मार्च 2026 तक 3 ट्रिलियन रुपए रिलीज़ करने का, सैंक्शन करने का मतलब टारगेट रखा हुआ है, जिससे कि लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 3 ट्रिलियन इज द राइट आंसर। RBI revised the regulatory framework for Bharat Bill Payments System based on a review of developments in the payments landscape. The revised direction RBI Bharat Bill Payment System Direction 2024 will be applicable from which date? RBI ने भुगतान परिदृश्य में विकास की समीक्षा के आधार पर भारत बिल भुगतान प्रणाली BBPS के लिए नियामक ढांचे को संशोधित किया है। संशोधित निर्देश किस तारीख से लागू होंगे, ये इसमें पूछा गया है। 1 अप्रैल 2024 से ये लागू हो जाएगा। ये भैया है RBI का सर्कुलर, ये है RBI का मास्टर डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे डीप में नहीं पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा बनेगा ये, मतलब इसके लिए एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो की ज़रूरत होगी। तो इसको जो है हम लोग अपना RBI कहता है वाला जो सेक्शन है वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जब आप लोग PDF पढ़िएगा तो वहाँ पे मैं और भी इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित दे दूंगा, इसमें और क्या क्या चीज़ें ज़्यादा पढ़ने लायक हैं, याद करने लायक हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। बाकी इसके बारे में काफ़ी डीप में हम लोग पढ़ेंगे RBI कहता है वाले सेक्शन में, वहाँ पे काफ़ी डीप में हम लोग पढ़ेंगे। स्केल 2 में, स्केल 3 में किस तरीके से क्वेश्चन इससे पूछा जाता है वो भी हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, PDF में पर्टिकुलर इस क्वेश्चन नंबर जब आपको PDF में क्वेश्चन नंबर 9 मिलेगा तो वहाँ पर इससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है ना, वो तो वही रहता है ना जो PDF जो RBI की वेबसाइट पर रहता है, वहीं से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं छांट के आप लोगों को मैं अवेलेबल करा देता हूँ। लेकिन इसका वीडियो की ज़रूरत है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है
इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डेडिकेटेड वीडियो लेंगे, मतलब डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए हमको लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी के लिए इस सर्कुलर का नाम याद रख लो, आरबीआई का जो सर्कुलर आया हुआ है, मास्टर डायरेक्शन आया हुआ है, आरबीआई भारत बिल पेमेंट सिस्टम डायरेक्शन 2024, ये किस डेट से एप्लीकेबल हुआ था, कई बार ये भी पूछा गया, 1-2 साल पहले ये भी पूछा गया था कि किस डेट से एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रख लेना, इतनी चीज़ें आप लोगों को ये याद रखनी है, और इससे ज़्यादा और इसमें कुछ उलझने की ज़रूरत नहीं है। मैं आरबीआई कहता है वाले सेक्शन में काफ़ी डीप में इसको आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वहाँ पे और ज़्यादा इसमें क्लैरिटी आप लोगों को आएगी। इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म cross border payments using the unified payments interface UPI, which financial organization has recently signed an MOU with NPCI International Payments Limited। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का उपयोग करके सीमा पार भुगतान को बदलने के लिए किस वित्तीय संगठन ने हाल ही में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। यूरो बैंक एसए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। यूरो बैंक एसए की अगर हम लोग बात करें तो ये ग्रीस बेस्ड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, और इस एमओयू के साइन हो जाने के बाद में ग्रीस जो है पहला यूरोपियन देश बन गया है जो कि यूपीआई रेमिटेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पढ़ हम लोग इसलिए हैं जिससे कहीं पे कोई चीज़ें छूट ना जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। As per the recently released SBI EcoRep report, India's GDP growth for financial year 24 is likely to be within। ठीक है, हाल ही में जारी SBI EcoRep रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि कितने के भीतर होने की संभावना है, मतलब किस जो जीडीपी की रेंज होगी वो क्या होगी, इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी 8% इज द राइट आंसर। ठीक है ना, यहाँ पे 8% आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे 8% आएगा, मतलब कि SBI EcoRep की जो रिपोर्ट आई हुई है उस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जो जीडीपी है फिनेंशियल ईयर 2024 में 8% के भीतर रहने का अनुमान है। एग्जैक्ट 8% का प्रेडिक्शन नहीं किया गया है, 8% के अंदर रहने का अनुमान है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग देख के आप लोग रिप्लाई करिएगा, आंसर करिएगा, देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। हाल ही में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। एस रविंद्रन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बस वन लाइनर करो। यस रविंद्रन को अभी हाल ही में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। बस इतना ही जानना है। इनका कार्यकाल अगर हम लोग जाने तो 29 फरवरी 2024 से प्रभावी होके 2 अगस्त 2026 2 अगस्त 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। बस इतना समझना है और कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज की इस क्लास का। हाउ मच बजट हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना व्हिच एम्स टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर पैनल्स इन 1 करोड़ हाउस होल्ड। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितना बजट मंजूर किया है, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों में छत पर सोलर पैनल स्टेब्लिश करना है, स्थापित करना है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा 75,021 करोड़ रुपए, 75,021 करोड़ रुपीज़। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर से सुन लो आप लोग। और ये जो क्वेश्चन है ये गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन है, गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन से फ्रेम हो रहा है। क्वेश्चन अच्छा है। बैंकिंग मास्टर 3 का जो बैच है अपना, जो हम लोग वहाँ पे बैंकिंग फाउंडेशन की क्लासेस कर रहे हैं, बैंकिंग फाउंडेशन की क्लासेस में हम लोग इसको पढ़ेंगे जब हम लोग गवर्नमेंट स्कीम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे इसके बारे में काफ़ी डीप में हम लोग जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे एक मोटा मोटा ओवरव्यू लेते हैं, इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली यूनियन कैबिनेट के द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए भी कितना बजट जो है वो अप्रूव किया गया ये पूछा गया है। तो ये अमाउंट आप लोग याद रखना, 75,021 करोड़ रुपए यूनियन कैबिनेट के द्वारा भी हाल ही में ये अप्रूव किया गया है। इस स्कीम की अगर हम लोग बात करें तो 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी। इस स्कीम के तहत में 300 यूनिट पर मंथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का लक्ष्य है। ये स्कीम एक बेसिकली ये स्कीम क्या करेगी, ये स्कीम एक सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, जिसके तहत 2 किलोवाट तक के सोलर पावर सिस्टम पर 60% तक की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। मैक्सिमम सब्सिडी जो है वो 3 किलोवाट तक के ही सोलर पैनल पर दी जाएगी, इससे ज़्यादा पे नहीं दी जाएगी। 1 किलोवाट का अगर आप सोलर पैनल लगा रहे हो तो इस पर 30,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, 2 किलोवाट का आप
2 किलोवाट का अगर आप सोलर पैनल लगा रहे हो तो इस पर 60,000 रुपये तक का मैक्सिमम सब्सिडी आपको मिलेगी। 3 किलोवाट या फिर इससे ज़्यादा का आप कैपेसिटी का आप सोलर पैनल लगा रहे हो तो इस पे 78,000 रुपीज़ की सब्सिडी आपको मिलेगी मैक्सिमम, ठीक है। और ये जो सब्सिडी होगी विद इन 30 डेज़, ये सब्सिडी जो होगी विद इन 30 डेज यानी कि 30 दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर ये सब्सिडी जो है बेनिफिशरीज के बैंक अकाउंट में आ जाएगी, ठीक। तो बस इतना ही यहाँ पे पढ़ना था। ये अमाउंट आप लोग ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। ये अमाउंट अभी आप लोग ज़रूर याद कर लेना, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा, ये अमाउंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। हम लोगों ने 5 मार्च तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया है। अगली क्लास जो हमारी होगी इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी।